जब वो भागी तो अजनबी भी उसके पीछे भागा, ये कहते हुए, लड़की ठहर जाओ वरना जंगल में गुम हो जाओगी, आगे रास्ता खराब है, पानी और दलदल भी है। जिस कदर उस आदमी ने ताक़ब किया और रोकना चाहा, उतनी तेज़ी से और ज़्यादा भागती गई, यहाँ तक कि ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ से सड़क दिखाई देने लगी। शम्मा उर्फ शम्मू मेरी अजीज़ अज़जान दोस्त थी। हमारे घर करीब थे। मेरा उसका साथ प्राइमरी तक रहा। वो एक ज़हीन बच्ची थी, तभी टीचर्स उसको पसंद करती थी। 5वीं के बाद हम शहर चले गए, जबकि शम्मू की पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता हो गया। वो वालिदैन की इकलौती और लाडली औलाद थी। माँ जहाँ जाती उसे साथ रखती। शम्मा की फूफी चंद कोस पर एक गाँव में रहती थी। वो भी उसे बहुत चाहती थी, बहू बनाने की चाह रखती थी। लेकिन मसला ये था कि जिन दोनों शम्मा 12 बरस की थी, उसका बेटा 2 साल का था। जब उसकी फूफी जन्नत बीबी ने शम्मा को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सब ने दांतों तले उंगलियां दाब ली। लेकिन फूफी बार बार अपने भाई और बावज से तकाजा करती रही। मिलाकर शम्मा के बाप ने माँ जाई की मिन्नत समाजत मान ली और 15 साल बेटी को 5 साल भांजे से ब्याह कर रुखसत कर दिया, जबकि दूल्हा दुल्हन को इजाब कबूल का मफहूम भी मालूम न था। जन्नत खातून ने पहले पहल बहू का चाव किया, लेकिन 1-2 माह बाद उसने रंग बदला। अब वो सारा दिन गाँव में घूमती फिरती और शम्मा काम काज में जुटी रहती। वो शुरू से हंसमुख और खुश अखलाक थी, बात बात पर किलकिला पड़ती। उसकी फूफा को यह बात सख्त नापसंद थी। नाबालिग बेटे की नौखेज़ नई नवेली दुल्हन को हंसते खिलखिलाते देखकर गाँव का कोई भी नौजवान बुरी नज़र डाल सकता है। सबको मालूम था कि शम्मा का खालाजाद एहसन उसे बचपन से चाहता है। उसका घर भी शम्मा के पड़ोस में था। एहसन उसका हम उम्र था, लेकिन फूफी ने इतना पीछा किया कि भतीजी को बहू बनाकर ही टली। शम्मा ने वो संभाला तो उसे एहसास हुआ कि वो तो एक अधूरी दुल्हन है। उसका दूल्हा किसी तौर पर उसका साथी नहीं है, क्योंकि अब वो 7 साल का एक नासमझ लड़का था, जबकि शम्मा अब 17 बरस की दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। वो अपनी हम उम्र लड़कियों के शोहर देखती तो हैरान रह जाती, लेकिन वो एक बेज़बान लड़की थी और इस तरह की लड़कियों को हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कत्ल करना पड़ता है। उसे अब रह रहकर एहसन की याद सताती थी, जिसके साथ वो बचपन में खेला और लड़कपन में घंटों नदी किनारे खेतों में घूमा करती थी। जब दोनों इकट्ठे बकरियां चराते और गन्ने तोड़ने जाते, कभी शर्त लगाकर बालियों से हरे चने निकालते थे। कहते हैं कि इंसान को अपना पहला प्यार भी नहीं भूलता, मगर शम्मा को भुलाना पड़ा। उसने कभी सोचा भी न था कि फूफी के जिस बेटे को वो गोद में लेकर घूमा करती थी, वो आइंदा उसका शौहर बनेगा। वो तो उसका छोटा भाई समझती थी। फूफी की मोहब्बत से धोखा खा गई। चालाक औरत ने इस वजह से उसे बहू बनाया ताकि वो उसका घर संभाल सके। जन्नत बीवी बज़ाहिर अच्छी नज़र आती थी, मगर अंदर से अच्छी न थी। वो ये बात भूल गई कि उसका कोई घर भी है। उसने सारा बोझ शम्मा पर डाल दिया था। एक दिन शम्मा के ससुर ने कहा कि आज मेरी गाड़ी की सीटों के कवर धो देना। वो वैगन चलाता था और गांव से सब्जियां लाकर शहर की मंडी में पहुंचाने का काम करता था। शम्मा सारा दिन दूसरे कामों में उलझी रही। उसके जहन से ये बात निकल गई कि ससुर ने उसे गाड़ी के कवर धोने को कहा था। शाम को जब उसने देखा कि सीट कवर वैसे ही पड़े हैं तो वो बरहम हो गया। बहू को आवाज़ देकर पूछा कि शम्मा, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया? मैं भूल गई थी फूफा जी, उसने सहम कर कहा। वो अपने ससुर वलीद लाला के गुस्से से बहुत डरती थी। तब ससुर ने उसे बहुत डांटा, यहाँ तक कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो अपनी आवाज़ पर काबू न रख सकी। ससुर बहू को बिलखते से सकते देखकर परेशान हो गया। उसे मनाने के लिए बोला, अच्छा रो मत, कल ज़रूर धो देना, अब चुप हो जा, और खाना पका लिया है तो मुझे दे दे। रोते रोते उसने हांडी से सालन निकाला और चंगेरी में रोटियां लाकर ससुर के सामने रख दी। वो अभी तक सिसक रही थी। भैया बस भी करो, अच्छा चल तैयार हो जा, सैर को चलेगी? मैं? हाँ तुम। मैं तुम्हें घुमाने के लिए चलता हूँ। अच्छे से कपड़े पहन ले, तब तक मैं खाना खा लूँ। जानती है आज गाँव के बाहर मेला लगा है, कभी देखा है तूने मेला? मैं दिखा लाता हूँ, चल बस अब तैयार हो जा, शाबाश। वो भी बच्ची जैसी ही थी। ये सुनकर खुश हो गई और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। जब से वो इस घर में बहू बनकर आई थी, पहली बार उसके ससुर ने प्यार से बात की थी। वो खुश थी कि फूफा ने आज प्यार से पुकारा है। तैयार होकर आ गई तो ससुर से कहा, फूफा अभी घर का काम बाकी है, बकरियां बांधनी है और फूफी भी घर पर नहीं है। बकरियां मैं बांध दूंगा, तेरी फूफी भी अभी आ जाएगी, तू फिक्र ना कर। बस अब जल्दी से चलकर गाड़ी में बैठ, शाम होने वाली है, रास्ते में जन्नत को बताते जाएंगे। रास्ते भर ससुर उससे बातें करता रहा। वो खुश थी और हैरान थी कि पहले तो कभी उसके फूफा ने उसके साथ बातें न की थी। आज कैसे उसका दिल नर्म हो गया। गांव के दूर से कुछ आगे आकर उसने गाड़ी रोक दी और बोला कि टायर पंक्चर लगता है, तुम यहाँ बैठो, अभी आता हूँ। थोड़ी दूर आगे एक पेट्रोल पंप है, मुझे वहाँ तक पैदल जाना होगा। उसने हुक्म की तामील की और वैगन से उतरकर करीब पड़े पत्थर पर बैठकर अपने ससुर वलीद के लौट आने का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर गुजर गई, वलीद न लौटा तो वो घबराने लगी। इधर उधर देखा, वहाँ कोई बंदा बशर न था। उसे डर लगने लगा। शाम हो रही थी और वो घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। हर तरफ खामोशी चाहिए थी। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर उठकर उधर चल दी जिधर उसके ससुर ने इशारा किया था कि आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से टायर को पंक्चर लगवाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो एक शख्स सामने से आता दिखाई दिया। वो दरमियाने कद का था और रंगत सांवली थी। शम्मा से देखकर डर गई। डरो नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तुम इस वीराने में क्या कर रही हो?
अपने फूफा के साथ आई थी मेला देखने। उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो वो लगवाने गए हैं और मुझे गाड़ी में बिठा गए थे। तो तुम गाड़ी के अंदर ही बैठी रहती, बाहर क्यों निकली? वो डर लग रहा था, उन्होंने आने में देर कर दी है। कहते थे सामने ही पेट्रोल पंप है, वहाँ तक जा रहा हूँ, उनको देखने निकली थी। पेट्रोल पंप करीब तो नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम आधा घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुमको लिए चलता हूँ। शमा उसके साथ जाने से घबरा रही थी, लेकिन क्या करती, अगर गाड़ी में जा बैठती तब भी ये आदमी साथ ही लगा रहता। सोचा कि खुली जगह में रहने से खतरा कम है, कम से कम भाग तो सकती हूँ, क्या पता आगे आबादी मिल जाए। काफ़ी चलने के बाद जब पेट्रोल पंप दिखाई न दिया और आबादी के भी असर न मिले, उसे यकीन हो गया कि उसे गलत सिमत में ले जा रहा है। ये ख्याल आती उसे ससुर की हब्की का भी ख्याल आ गया कि जब वैगन उसे न पाएगा तो क्या होगा। बस वो उल्टी समझ भागने लगी, भूल गई कि वैगन किधर खड़ी थी। जब वो भागी तो अजनबी भी उसके पीछे भागा, ये कहते हुए, लड़की ठहर जाओ वरना जंगल में गुम हो जाओगी, आगे रास्ता ख़राब है, पानी और दलदल भी है। जिस कदर उस आदमी ने ताक़ुब किया और रोकना चाहा, उतनी तेज़ी से और ज़्यादा भागती गई, यहाँ तक कि ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ से सड़क दिखाई देने लगी। वो दौड़ती हुई सड़क पर आ गई, यहाँ से सवारियाँ गुजरती होंगी, वो किसी को मदद के लिए पुकार सकेगी। उस वक्त सड़क सुनसान थी और दौड़ने की वजह से उसका सांस फूल गया था। इतने में अजनबी भी उसके करीब पहुंच गया। ठहर जाओ पागल लड़की, तुम बहुत दूर आ गई, अब तुम्हारा ससुर तुमको नहीं ढूंढ सकेगा, वापस चलो मेरे साथ ताकि मैं तुमको वैगन के पास पहुंचा दूं। नहीं, तुम झूठे हो, तुम मुझे न जाने किधर ले जाना चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी, कोई सवारी गुजरेगी तो अपने गाँव का रास्ता पूछ लूंगी। अभी वो ये बात कर ही रही थी, एक रिक्शा उनके करीब से गुजरा। लड़की ने आवाज़ दी मगर रिक्शे वाले ने न सुनी और वो उसे पुकारती रिक्शे के पीछे दौड़ पड़ी। ताक़ुब करने वाला शख्स नीचे उतार देखकर परेशान हो गया, उसे उसके हाल पर छोड़कर वापस चला गया। शमा ने पीछे पलट कर न देखा, वो समझ रही थी कि अजनबी अभी तक उसके पीछे आ रहा है। वो चिल्लाती जा रही थी, रिक्शे वाले, हे भाई रोको, रिक्शा रोको, मुझे उस आदमी से बचा लो, ये मेरा पीछा कर रहा है। वो मदद मांग रही थी। बिला आखिर रिक्शे वाले को रहम आ गया और उसने रिक्शा रोक दिया। भाई मैं रास्ता भूल गई हूँ, एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे घर पहुँचा दो। बैठ जाओ, उसने इशारा किया और वो रिक्शा में बैठ गई। इतना दौड़ने के बावजूद अब उसे सर्दी लग रही थी, मगरिब हो रही थी। रिक्शा ड्राइवर ने अपनी शाल उसको दी और बोला, बेटी ये लपेट लो और घर का पता बताओ। मुझे पता याद नहीं है, उसने घबरा कर कहा। उसे ख्याल आ गया कि ससुर के सामने उस आदमी की हमरा जाएगी तो वो बहुत खफा होगा। अब मैं घर न जाऊँगी चाचा जी, अब मैं मैके जाऊँगी। मैका कहाँ है तुम्हारा? शमा ने गाँव का नाम बताया तो बोला, वो तो काफ़ी दूर है, मैं तुमको वहाँ नहीं पहुँचा सकता। मेरे घर चलना है तो लिए चलता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरी बीवी रहमदिल औरत है, वो कल तुम्हारे साथ जाएंगी और हम तुम्हें मैके छोड़ आएंगे। ठीक है चाचा, वो बोली, अपने घर ले चलो। रिक्शा वाले का नाम कासिम था। वो शमा को घर ले आया जो करीबी शहर में था। वो काफ़ी गरीब आदमी था। बीवी को मुख्तसर अहवाल बताया। उसकी बेटियों ने शमा से मोहब्बत से बात की और खाना दिया। उन लड़कियों के साथ रात को लेट गई। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, खौफ की वजह से कि ससुर बुरा भला ज़रूर कहेगा। उधर जब उसका ससुर वलीद पंक्चर लगवा कर आया तो उसने बहू को वैगन में ना पाया। इधर उधर देखा, पुकारा, मगर वो ना मिली। उससे मैं घर आ गया और बीवी से कहा कि तेरी भतीजी भाग गई है। मैंने कहा था उसका रिश्ता मत लो, वो जवान है, जबकि हमारा लड़का अभी बच्चा है, न जाने किसके साथ भाग निकली है। जल्द ही ये खबर सारे गाँव में फैल गई कि शमा घर से भाग गई है। सुबह सवेरे वलीद बीवी को लेकर शमा के वालिदैन को बाखबर करने उनके गाँव रवाना हो गया। जब ये वहाँ पहुँचे तो शमा मैके में नहीं थी। तब उन्होंने यही समझा वाकई वो किसी के साथ भाग गई है। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए, लेकिन पर्चा किसके नाम कटवाते? किसी पर शक न था सिवाय एहसन के। सभी को पता था कि एहसन और शमा एक दूसरे को चाहते थे। उन दिनों एहसन कमाने शहर गया हुआ था। उन्होंने उसके खिलाफ गवाह की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर सुबह नाश्ते के बाद कासिम की बीवी ने कहा कि रिक्शा में ही शमा को उसके वालिदैन के घर ले जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी से रिक्शा में बिठाकर गांव ले जा रहे थे कि एक पुलिस वाले ने शमा को देखा और रिक्शा को रुकवा कर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? वो घबरा गई, बोली, मैं इनकी बेटी हूँ और हम घर जा रहे हैं। उसने ये ना बताया कि उन लोगों के पास कैसे पहुँची और क्या वाक़या हुआ है। उसकी घबराहट से पुलिस वालों को शक हो गया। वो थाने ले आए, जहाँ कासिम ने सारी बात सच सच बता दी, मगर पुलिस ने उनको न जाने दिया, न ही उनको छोड़ा और कहा कि जब तक मामले की तफ्तीश और तस्दीक नहीं हो जाती हम आप लोगों को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने इलाके के बड़े थाने में फ़ोन किया, जहाँ एहसन पर शमा के अगवा का पर्चा दर्ज हो चुका था और उसकी तलाश जारी थी। इस सारे मामले से बेखबर जब एहसन घर आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बेचारे एहसन की शामत आ गई। उधर पुलिस वाले लड़की पर दबाव डाल रहे थे कि सच बता दो किसके साथ भागी हो और वो शख्स कहाँ है। रिक्शे वाले और उसकी बीवी को उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि जब ज़रूरत होगी आपको थाने तलब कर लिया जाएगा। एहसन से अलग तफ्तीश हो रही थी। उसने कहा कि मैं 1 हफ्ते से शहर की एक फैक्ट्री में मौजूद था जहां मुलाजिम हूँ। फैक्ट्री के मालिक और मेरे साथ काम करने वालों से भी पूछताछ कर लें। अभी ये पूछताछ चल रही थी कि शमा का बाप थाने आया और बताया कि उनकी लड़की मिल गई है और गांव के थाने में मौजूद है। लड़की को लाया गया और उसने तमाम अहवाल पुलिस अफसर को बताया। तभी एक शख्स अचानक वहाँ आ गया। ये रमज़ान था जो पुलिस में मुलाजिम था और थानेदार का कासिद था। उसने शमा को देख कर कहा कि ये वही लड़की है जो मुझे वीराने में परेशान मिली थी और जिसका ससुर टायर में पंचर लगवाने चला गया था। कासिद की गवाही पर पुलिस वालों ने एहसन और शमा के बयानात को सही मान दिया और शमा को बाप के घर ले आया। एहसन को भी वो छुड़ा कर ले आए।
अब्बाब की आंखें खुल गईं कि बहन की मोहब्बत में उसने अपनी मासूम बेटी पर कितना बड़ा जुल्म किया है। उसने जन्नत खातून को मजबूर किया कि शमा को तलाक दे दी जाए। वो लोग न मानते थे। हमीद को तनसीह निकाह का केस करना पड़ा, तब शमा की जान छूटी। इस सारे अलमिये में रोशन पहलू ये था कि बेगुनाह एहसन और शमा नाहक बदनाम हुए थे। वो भागी थी और न एहसन ने उसे अगवा किया था। बहरहाल बदनामी का दाग तो लग चुका था। उस बदनामी को धोना एहसन और शमा दोनों के वालिदैन के बस में न था। सोनू ने एक अनोखा फैसला किया, क्योंकि करीबी रिश्तेदारी थी। एहसन से शमा की शादी का फैसला। गाँव वालों ने उस फैसले को नापसंद किया, नाक मुँह भी चढ़ाई, लेकिन शमा के वालिद ने जुर्रत से काम लिया। उसने कहा कि जिसका जी चाहे हमसे ताल्लुक़ रखे, जिसका जी न चाहे न रखे, लेकिन हमें तो अपनी औलाद की खुशी अजीज़ है। हमारी इकलौती बेटी जिसका कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो हम हैं, तो शमा को सजा क्यों मिले। यूं एहसन और शमा की शादी हो गई और दोनों शादी के बाद शहर चले गए, क्योंकि वहाँ एहसन की मुलाजमत थी और यही बेहतर था, वरना गाँव वाले ताने दे देकर उनका जीना हराम कर डालते।